नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कृष्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी लोगों का अभिनंदन है, सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पहले की भांति जबरदस्त होंगे और ठीक प्रकार से आपका अध्ययन चल रहा होगा। मेरे पीछे आप आंग्ल भाषा लिखी देख रहे हैं, यानी इससे पहले अंग्रेजी साहित्य की क्लास चल रही थी, जो कि अभी मैंने मैडम को जो है खींच के बाहर निकाला कि क्लास छोड़िए, हमें क्लास के लिए विलंब हो रहा है। तो एक के बाद एक क्लास निरंतर चलती रहती है, इसलिए 5 मिनट कभी ऊपर नीचे हो जाता है। जो पहले टीचर घुसा होता है वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है, उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिसके चलते जैसे 12 बजे मुझे आपकी क्लास छोड़नी पड़ती है, नहीं तो चौहान सिंह खड़े हो जाते हैं बीच में आके, क्या कर रहे हो भाई, मेरी क्लास का टाइम है। तो थोड़ा सा आजकल मामला गंभीर चल रहा है और आप लोगों को सूचना मिली होगी भाई कि पेपर आपका पोस्टपोन हो चुका है। जनवरी में जिनका पेपर होना था वो अब अप्रैल में स्टार्ट होंगी परीक्षाएं। तो मान लो अप्रैल से डन है, अप्रैल में आपका पेपर 101% होने हैं। सभी पेपर अप्रैल से जून के बीच में खत्म हो जाएंगे। ललिता जोशी, पद्मा नेगी जी, रुचि कोटियाल जी, ममता नोटियाल जी, आरती जी और हमारे साथ में आखिर में जो जुड़े लोग हैं उनके नाम लेते हैं। सीमा गोदियाल, ओंकार उपाध्याय और नवीन जी, लक्ष्मी खन्ना जी, आपका स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई फटाफट से लाइव जुड़ेंगे और आगे एक नई थीम, एक नया विषय आज हम शुरू कर देते हैं। जुड़िएगा फटाफट से सभी साथीगण। इसको हटा दें ताकि अंग्रेजी हिंदी मिक्स ना हो जाए। हिंदी है तो केवल हिंदी चले। आइए फटाफट भाई, आज थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है, धूप नहीं है, ठंड ज्यादा हो रही है। हेमा जी का स्वागत है भाई। हेमा जी गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल है आपका भी हमारे सेक्शन में। 75वीं क्लास हिंदी साहित्य की आप मेरे साथ देख रहे हैं। इससे पूर्व में जो क्लासेस है वो हम पढ़ चुके हैं, लगभग 74 क्लास। 75वीं क्लास है। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी साहित्य और हिंदी गद्य दोनों मिला के लगभग 150 के समथिंग क्लास होनी है, लगभग 150 कह रहा हूं मैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी होगा और हिंदी गद्य का इतिहास भी होगा। और लगभग 150 के आसपास ये क्लास आपको हिंदी काव्य शास्त्र व्याकरण की मिलने वाली है। तो 300 के समथिंग आपकी वीडियोस बनी है टोटल पूरे कोर्स की। सुषमा कह रही है अब बहुत टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। बिल्कुल सुषमा जी, टाइम बहुत है, समय बहुत है। आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, बिना किसी तनाव के पढ़ो और लगे रहो आराम से। हम तो यही कहेंगे कि अब आपका अच्छा समय, अब बहुत कुशलता के साथ अपनी तैयारी करें, किसी प्रकार का कोई लूप होल्स ना छोड़े अपनी तैयारी में, ठीक है। देखो संभावनाएं, हम संभावना जता रहे हैं कि हिंदी का पेपर जून में होगा, लेकिन कह कुछ नहीं सकते हैं। क्या पता 5 जनवरी को पहली डेट में हिंदी का पेपर पहला ही हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि जब विज्ञापन आएगा खुलासा तब होगा किस विषय का पेपर कब होगा। फिलहाल तो हम नहीं कह सकते हैं। फिलहाल तो हो सकता है कि 5 जनवरी को पहला पेपर हिंदी का ही हो और शुरुआत हिंदी से ही कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन जहां तक संभावना लग रही है कि हिंदी में भीड़ ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, तो शायद पहले पेपर होंगे साइंस वाले। जैसे मैथ्स में बच्चे कम होते हैं, केमिस्ट्री में बच्चे कम होते हैं, मुश्किल से 2-2.5-3 हजार बच्चे मैथ्स में आ जाएंगे, 2-2.5-3 हजार बच्चे केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो इनके पेपर शायद पहले हो, कम भीड़ वाले। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचे पहले ज्यादा भीड़ वाले निपटाए, तो क्या पता हिंदी का पेपर अप्रैल में हो जाए। अगर अप्रैल में भी होता है फिर भी आपके पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने एटलीस्ट बचे हुए हैं। और 3 महीने तो हम कोर्स को रिवीजन भी करवा देंगे। और तो बताइए आप, इतना टाइम है। और जून में हुआ फिर तो माशाल्लाह क्या कहने, फिर तो मजा आ जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी खत्म कर देंगे। और तो छोड़िए आप, ठीक है जी। तनुजा भट्ट जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भाई। चले शुरू कर देते मामला। आइए, तो आज रघुवीर सहाय पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन रघुवीर सहाय से पहले कुछ 2-3 बातें आपको पहले समझाना चाहूंगा। रघुवीर सहाय दरअसल एक दुनिया समानांतर के कहानीकार है। अभी आगे जब मैं हिंदी गद्य में आपको कहानियां पढ़ाऊंगा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानियों में जब आप पढ़ेंगे, कुछ कहानियां हैं जो प्रेमचंद प्रसाद युग से पहले की कहानियां हैं, कुछ कहानियां प्रेमचंद प्रसाद युग की होंगी, कुछ कहानियां आज स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की होंगी, कुछ आधुनिक कहानियां, कुछ नई कहानियां, कुछ सचेतन कहानियां, कुछ समानांतर कहानियां और कुछ आपके अकहानियां। ये सब छोटे छोटे कहानी आंदोलन चढ़ेंगे। तो उनमें से एक आंदोलन है समानांतर कहानी आंदोलन,
यानी एक दुनिया समानांतर कहानी आंदोलन। अभी जो एक दुनिया समानांतर कहानी आंदोलन होगा, इसमें सारे के सारे प्रयोगवादी कहानीकार आएंगे। जितने प्रयोगवादी कहानीकार है, जैसे भारती जी थे, रघुवीर साहे जी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है, खुद अज्ञे जी है, मंडू भंडारी जी है, राजेंद्र यादव जी, ये सब इसमें आएंगे, है ना। भला हालांकि इनमें से बहुत कवि नहीं है, तो जो कवि नहीं है उसको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूं, वो हम कहानी में देखेंगे। लेकिन आज थोड़ा एक माइंडसेट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्रयोगवादी कहानीकार होंगे या जो एक दुनिया समानांतर के कहानीकार होंगे, उनकी विशेषताएं क्या है, या वो किस थीम पर केंद्रित रचनाएं लिखते हैं। उनका काव्य भी लगभग वैसा ही होगा और उनकी कहानियां, उनके उपन्यास भी लगभग वैसी प्रकार के होंगे। हम दो कहानियों का सारांश आज पहले समझेंगे, ताकि उन दो कहानियों का सारांश समझने से हमको ये पता लग जाए कि प्रयोगवादी कहानीकार सोचता क्या है, या प्रयोगवादी कहानीकार की थीम क्या है। इससे प्रयोगवाद की जो कविताएं हम पढ़ रहे हैं, इसका भी मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार का साहित्य लिखते हैं प्रयोगवादी कवि, और साथ ही साथ में हमको अंदाजा हो जाएगा कि प्रयोगवादी जो कहानीकार होगा या प्रयोगवादी जो लेखक होगा, जिनमें से हम रघुवीर साहे की आज बात करने वाले हैं, वो किस माइंडसेट के साथ में, किस विचारधारा के साथ में लिखने का प्रयास करते हैं। दरअसल जब आगे चल करके मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दुनिया समानांतर के कहानीकार, तो आप ये सोचना कि सर कुछ कहानीकार यथार्थवादी, विशुद्ध रूप से यथार्थवादी, जो समाज की घटनाओं की वास्तविकता को दिखाना चाह रहे थे कि भाई अगर कोई दमित वर्ग है या दलित वर्ग है या उपेक्षित वर्ग है, उसको उस तक उसकी समस्या को कैसे पहुंचाया जाए और वास्तविकता से समाज को कैसे रूबरू कराया जाए। यथार्थवादी कहानीकारों में प्रेमचंद का नाम बड़े आदर के साथ आप ले सकते हैं, और तमाम प्रकार के कहानीकार होंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रकार के कहानीकार, कुछ आंचलिक प्रकार के कहानीकार, नाना प्रकार के कहानीकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक दुनिया समानांतर के जो कहानीकार है, वो क्या चाहते हैं? उनका उद्देश्य यह है कि हम जो कहानी लिख रहे हैं, हम जो कविता लिख रहे हैं, हम जो उपन्यास लिख रहे हैं, आधुनिक मानव क्या इससे जुड़ पा रहा है? अगर मैं पुराने जमाने के कहानीकारों पर जाऊंगा, जिनमें प्रगतिवाद के कहानीकार होंगे, मुंशी प्रेमचंद के तरीके के कहानीकार होंगे या मनोवैज्ञानिक कहानीकार होंगे, तो उनकी कहानियां कहीं ना कहीं तत्कालीन समाज पर लागू होती थी। जिस समय वो कहानी लिखी गई, उस समय के समाज पर तो लागू होती थी, लेकिन आज के समाज में उसकी जो सार्थकता है वो सिद्ध नहीं हो पाती है। अगर आप माना कफन पढ़ते हैं, या अगर आप माना ईदगाह पढ़ते हैं, या माना ऐसी कोई कहानियां पढ़ते हैं, तो आज के समाज पर लागू करना थोड़ा सा मुश्किल जैसा लग रहा है। हालांकि बहुत कहानियां लागू होती है, लेकिन सब कहानियां लागू नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप एक दुनिया समानांतर की कहानियां पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आधुनिक मानव की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है या इधर उधर दौड़ने वाली जिंदगी है, ये आधुनिक मानव पर भी लागू होने का बिल्कुल काम करती है। तो एक दुनिया समानांतर का मतलब ये वास्तविकता, ये आईना दिखाता है मनुष्य को कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं, या आज के मानव की सच्चाई क्या क्या है। दो कहानी का प्रसंग पहले सुनाना चाहूंगा, फिर वक्त बचेगा तो रघुवीर साहे के डिटेल जानेंगे, नहीं बचेगा तो कल जानेंगे। दो कहानियां कौन सी है, मैं क्यों उस कहानी का सारांश बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं, उसके पीछे कारण है विचारधारा को समझाना कि जो प्रयोगवादी कहानीकार है वो क्या चाहता है, या प्रयोगवादी कहानीकार मनुष्य को किन घटनाओं से रूबरू कराना चाहता है, या प्रयोगवादी कहानीकार मनुष्य को क्या बताना चाहता है, या उसकी नजर में आधुनिक मानव कैसा है। रघुवीर साहे की तमाम प्रकार की रचनाएं हम पढ़ेंगे, लेकिन एक कहानी इनकी बहुत शानदार, जिसका नाम है विजेता। थोड़ा प्रसंग पहले इसका बताएंगे, फिर एक आध बात हम और आगे करेंगे, है ना। विजेता नाम की कहानी लिखी रघुवीर साहे ने। अभी मैं बताऊंगा, रघुवीर साहे का परिचय हमने नहीं पढ़ा है फिलहाल। कहानी इसलिए समझा रहा हूं, रघुवीर साहे का विचार, रघुवीर साहे की विचारधारा से आप जुड़ पाओ कि किस विचारधारा के लेखक थे रघुवीर साहे साहब। रघुवीर साहे तमाम प्रकार की कविताएं भी लिखेंगे। इनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में, या आत्महत्या के विरुद्ध, या भाई हंसो हंसो जल्दी हंसो, या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, जब आप इन कविता संग्रहों को पढ़ेंगे उससे भी आप परिचित होंगे। लेकिन विजेता कहानी के माध्यम से लेखक का एक प्रकार से विचारधारा, एक प्रकार से प्रयोगवादियों का माइंडसेट सामने आ जाता है कि वो क्या लिखना चाह रहे थे, किस प्रकार की कहानियां थी। सर, विजेता कहानी केंद्रित है गर्भपात पर। यानी अगर हम बेसिक इसका विषय समझे पहले ध्यानपूर्वक, तो इसका जो विषय है दोस्तों वो है गर्भपात, है ना। गर्भपात पर केंद्रित कहानी है। अब आप यहीं से सोच सकते हैं कि जो प्रयोगवादी कहानीकार नहीं है, वो कभी गर्भपात जैसी समस्या पर गया ही नहीं, उसको लगा ही नहीं कि गर्भपात भी एक समस्या हमारे समाज की थी। प्रेमचंद ने कभी इस पर नहीं लिखा, यशपाल ने कभी नहीं लिखा, जयेंद्र कुमार ने कभी नहीं लिखा,
या निर्मल वर्मा या जो भी उस तरीके के कहानीकार है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन रघुवीर साय चूंकि एक दुनिया समानांतर से आने वाले कहानीकार है, एक आधुनिक कहानीकार है, और इनकी दृष्टि गई गर्भपात की समस्या पर कि सर हमारे समाज में गर्भपात कराना एक बड़ी विकराल समस्या है, इससे आपका समाज विखंडित हो रहा है, इससे आपका समाज टूट रहा है। अब गर्भपात कैसा? आप सब जानते हैं गर्भपात एक समस्या आज के तारीख की बड़ी समस्या है। मजे की बात, ये समस्या आज भी है, हम और आप भी इसको झेल रहे हैं, हमसे पहले की पीढ़ी के लोग भी इसको झेल चुके थे, लेकिन पहले प्रकाश में ज्यादा नहीं आई क्योंकि कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा उपन्यास लिखा नहीं था। और रघुवीर साय जब इस कहानी को लिख देंगे हमारे सामने देखने को मिल जाएगी कि ये एक वर्तमान समय की समस्या है, और प्रयोगवादी बहुत खुल करके सामने आता है। मैंने शुरू में कहा कि प्रयोगवादी साहित्य की विशेषता है यथार्थवाद का चित्रण, लेकिन यथार्थवाद कैसा? नग्न यथार्थवाद, पूरी तरह से चिट्ठे खोल करके रख देते हैं मनुष्य के, है ना। अगर माना इस कहानी के सेट को आप समझे तो इसमें केवल दो कैरेक्टर्स है, दो पात्र हैं सर। इसमें एक पात्र है अशोक नाम का, जो इसका नायक है इस कहानी का। अशोक नाम का एक इसमें चरित्र है, नायक है, और एक इसमें आपको नायिका मिलेगी कामिनी नाम की। बस दो लोगों के जिंदगी पर पूरी कहानी चल रही है, केवल दो ही लोग आपको इसमें याद रखने हैं। जब आप आगे कहानी पढ़ेंगे भी, एक अशोक एक कामिनी, इनकी जिंदगी पर पूरी कहानी चल रही है बढ़िया प्रकार से। अब सुनिए, थोड़ा सावधान समझिए और लेखक के माइंडसेट के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं कि लेखक का माइंडसेट कैसा है, या रघुवीर साय में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। सर अशोक और कामिनी ने शादी की है, नई नई शादी की अभी विवाह हुआ। पहले कॉलेज टाइम में प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं दोनों का विवाह हो गया। आधुनिक मनुष्य, दोनों आधुनिक सोच के वैज्ञानिक युग के लोग हैं। विवाह उपरांत कामिनी और अशोक दोनों नहीं चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो जल्दी से, क्योंकि आप जानते हैं आजकल जब कोई विवाह करता है, अगर माना दोनों कामकाजी है, आजकल जाहिर सी बात है दोनों ही काम करते हैं, पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करता है, आप भी नौकरी करेंगे, आपके पति भी नौकरी करेंगे, है ना। अब जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों को ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, और मुझे कमेंट भी बताना कि आप में से अनमैरिड लोग कितने हैं, कौन कौन है, हम भेज के आप सूचित कर सकते हैं। तो अशोक और कामिनी नहीं चाहते हैं कि बहुत जल्द इनका बच्चा पैदा हो शादी के बाद। कामिनी को फिक्र है कि अगर वो संतान पैदा कर देगी उसका शरीर का जो ढांचा वो खराब हो जाएगा। जान सी बात है, प्रेगनेंसी की बात महिलाएं थोड़ी सी फूल जाती है, अपना ध्यान उतना ठीक से नहीं रख पाती है, बच्चों के प्रति स्नेह लगाव ज्यादा बढ़ जाता है और उनका शरीर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ऐसी हम कह सकते हैं। हालांकि आज तो तमाम प्रकार के उपकरण है कि आप ठीक कर दें तो उसके बाद आप वर्जिश करते हैं, जिम करते हैं, हाई सोसाइटी की महिलाएं ठीक फिट हो जाती है। और अशोक भी अभी मेंटली तैयार नहीं है कि वो बच्चा पैदा करे, मतलब पिताजी बनने के लिए वो प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। एक होता है ना माइंडसेट, आपका माइंड क्लियर हो गया, हाँ जी ठीक है अब मैं फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं, अब मुझे पिताजी बनना है, और आपकी जो सहधर्मिणी है वो भी तैयार है कि मुझे माँ बनना है, मैं माँ बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर हूं, मानसिक रूप से तैयार हूं। कामिनी नहीं चाहती है और अशोक भी नहीं चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से गर्भ धारण हो गया है। गलती से कह लीजिएगा या आप जैसे भी इसको जो भी आप भाव समझ सकते हैं, कहानी का समझिएगा कि अशोक और कामिनी जब पति पत्नी बने तो दुर्भाग्य कह लीजिए इसको कि गर्भ धारण हो गया कामिनी का। कामिनी को चिंता इस बात की है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं मानसिक रूप से कि मैं मां बनूं, अशोक भी तैयार नहीं है कि मैं पिता बनूं। कामिनी को चिंता उसका शरीर, अभी तो शादी हुई थी, 2-3 साल बाद प्लान करते ठीक रहता, इतना जल्दी मैं मां बन जाऊंगी, मेरा शरीर जो इतना खूबसूरत दिखता है वो ढीला पड़ जाएगा या मोटापा बढ़ जाएगा, जो भी विकार एक बच्चे के बाद आते हैं वो मैं उसको सहन करने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अब गर्भ धारण हो गया तो अशोक कहता कोई बड़ी बात थोड़ी, लेकिन आजकल वैज्ञानिक जमाना है, हम कुछ औषधि का सेवन करते हैं और इस बच्चे का गर्भपात कर देते हैं, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं बच्चे को गिरा देने की परंपरा है। तो अशोक और कामिनी ने प्लान किया, ठीक है कामिनी तैयार है, ठीक है, और अशोक बाजार से कुछ औषधि लेकर के आता है, दवा लेकर के आता है, और कामिनी उस दवा का सेवन करती है। जब कामिनी उस दवा का सेवन करती है तो कामिनी के शरीर को बड़ा कष्ट होता है, वो महिला ही जान सकती है जिसने ऐसी औषधि का सेवन किया हो कितना कष्ट होता है गर्भपात के जब आप औषधि का सेवन करते हैं, क्योंकि कहानी तब की है जब गर्भपात प्रतिबंधित नहीं था। आजकल के जमाने में तो गर्भपात प्रतिबंधित है, अगर पता खुल गया, पता चल गया तो आपको जेल भी हो सकती है,
कि आपने गर्भपात किया है, अपराध है, आजकल तो कानून बन गया है। तो भाई औषधि दी, कामिनी के शरीर में बड़ी कष्ट हुआ, बहुत बड़ी पीड़ा झेली, लेकिन इसको सौभाग्य कहे उस बच्चे का जो पेट में पल रहा है वो औषधि के बाद भी खराब नहीं हुआ, यानी पेट में बरकरार है। 4 दिन हो गए औषधि देने के बाद, कोई रिजल्ट नहीं सामने आया, जिसका तस बच्चा बना हुआ है। अशोक फिर बाजार जाएगा और कह देगा कामिनी को, अब इससे मैं खतरनाक औषधि लेकर के आऊंगा, इससे हैवी औषधि लेकर के आऊंगा, जिसका सेवन करते ही पक्का गर्भपात हो जाएगा। कामिनी ने कहा ठीक है। फिर एक और कोई सफेद सी औषधि अशोक लेकर के आता है और कामिनी पुनः उस औषधि का सेवन करती है। उस औषधि का सेवन करने के बाद कामिनी ज्वर से तप रही है, उसको बुखार हो गया, उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है, उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, उसके पेट में जलन जैसी हो रही है, जी मचलने जैसा हो रहा है, उल्टियां जैसी मन कर रहा है, ना जाने कितने प्रकार की विकृतियां उसके शरीर में आना शुरू हो गई। सप्ताह भर बीत गया, लेटी पड़ी है बेड पर, बुरी तरह बीमार पड़ गई है, लेकिन फिर कहे जाको रखे साइया मार सके ना कोई, उसके पेट में जो गर्भ धारण हुआ था वो दूसरी बार की औषधि से भी उसका गर्भपात नहीं होता है। अब जब उसका गर्भपात नहीं होता है तो फिर लेखक ने कहा कि अब अशोक प्लान करता है कि तीसरी बार कोई बहुत खतरनाक औषधि दे, लेकिन अब कामिनी ने कहा बिल्कुल नहीं, अब मुझे किसी प्रकार की औषधि धारण नहीं करनी है, औषधि नहीं लेनी है, जो होगा देख लेंगे। यानी वो है, मैं उसको महसूस कर रही हूं, मेरे पेट में है। अशोक कहता है इस पर 2 बार हमने हमले किए हैं सर, वो बच्चे के लिए औषधि किसी परमाणु हमले से कम नहीं होता है। जैसे आजकल के तारीख में एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करता, लेखक कह रहा है वो, जैसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे कि आज भी वहां के लोग अपाहिज पैदा होते हैं। 45 में 46 में हमले हुए थे और आज भी लोग अपाहिज पैदा होते हैं। सर औषधि के सेवन से मां की कोख को आप बांझपन से भर देते हैं। आप समझ रहे हैं, जिस इलाके में परमाणु हमला होता है वहां पर सोचिए 45-46 में हमले हुए थे हिरोशिमा नागासाकी में, और कहते हैं जापान के उस क्षेत्र में आज भी लोग अपाहिज पैदा होते हैं, मतलब बांझपन हो गया है। अगर मां की कोख पर आप एक खतरनाक विषैली जहरीली औषधि, परमाणु कह लीजिए उसको, उसका हमला कर देंगे 1 बार नहीं 2 बार, तो मां की कोख बांझपन आ जाएगा, मां की कोख में वो संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं बचेगी। ऐसा लेखक कहते हैं, आधुनिक समाज की विकृति समस्या है। अब कामिनी ने कहा अब नहीं होगा। अशोक कह रहा भाई 2 बार हमले कर चुका हूं, अब तो मर गया होगा, अभी तो उसमें जान भी नहीं पड़ी होगी, खत्म हो गया होगा। लेकिन कामिनी कह रही बिल्कुल नहीं, मैं उसको महसूस कर पा रही, वो है, और अब जैसा भी होगा मैं उसे जन्म देकर के रहूंगी। भाड़ में गया शरीर, मुझे कोई चिंता नहीं है। 2 बार हमले करने के बाद भी अब तो उसको जन्म देना पड़ेगा, अब तो वो आएगा। लेकिन अब अशोक को इस बात का डर हो गया है कि भाई अगर वो बच्चा पैदा हो गया और उसको ये पता लग गया कि मेरे पिताजी ने मुझे मारने की साजिश रची थी, मुझ पर हमले किए थे, एक नहीं बल्कि 2-2 परमाणु हमले किए थे, तो बच्चा मुझे अपराधी कहेगा बड़े होकर के, और बच्चा कहेगा मेरे पापा अपराधी है, मुझ पर परमाणु हमले किए थे। फिर कभी कभी अपने मन को टटोलता कहता है तो बच्चा है, इसको क्या पता क्या हुआ। और समय व्यतीत होते होते आगे चलते चलते देखा गया कि कामिनी एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, जिस बच्चे का नाम रघुवीर साय ने विजेता रखा है। विजेता इसलिए रखा कि परमाणु हमलों से बच करके आया है, 2-2 परमाणु हमले, उसके बाद भी वो विजेता बना, उनको हरा करके लड़ करके जन्म दे दिया है, बच्चे को जन्म दिया है। रघुवीर साय लिखते हैं कि अशोक अपने बेटे के शक्ल देखने को तैयार नहीं है, इसलिए तैयार नहीं है, अस्पताल नहीं जा रहा है कि मैं अपने बच्चे से आंखें कैसे मिलाऊंगा, मैं अपने बच्चे को देखूंगा कैसे, मैं तो अपराधी हूं, मैं तो उसका गुनहगार हूं, मैंने उसको मारने की ठानी है, वो तो धरती पर आ गया है। अंतोगत्वा कहानी में लेखक लिखते हैं कि भाई अशोक भी अपनी पत्नी के साथ जाएगा, लाड प्यार दुलार करता, लेकिन उसके मन में एक टीस उम्र भर रहती है कि वो अपराधी है। उसने अपने बच्चे को मारने का प्रयास किया था, उसने 2-2 परमाणु हमले किए थे, बशर्ते कि बच्चा बच निकला और विजेता बनकर के उसने जन्म लिया और धरती पर आया। लेकिन लेखक बता रहे हैं वर्तमान समय की सबसे बड़ी जो समस्या वो ये रही है
कि आज के तारीख में गर्भपात की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि आप जानते हैं कि गर्भपात निषेध कानून बन चुका है। उसके बावजूद भी भारतीय समाज की आधुनिक सोसाइटी में जितना लोग मॉडर्न हो रहे हैं, जितना लोग आधुनिक हो रहे हैं, उतनी समस्या बढ़ रही है। नाना प्रकार की औषधि का आप सेवन करते हैं, नाना प्रकार की दवा का आप सेवन करते हैं। सर, इस दवा के सेवन से आप ये समझिएगा, ये परमाणु हमला हो रहा है कि मां की कोख पर। और ये जो परमाणु हमला आप करते हैं ना, ये मां की कोख को बांझ से कर सकता है, और साथ साथ आपके पेट में पल रहा बच्चा, उसको सोचिएगा उस पर क्या बुरी बीतती होगी जब आप उस पर परमाणु हमले करते होंगे। तो इसलिए ये जो कहानी है ना, ये पुराना विषय नहीं है, ये आधुनिक समाज का विषय है और चिरकाल तक चलता रहेगा। देखिए, जब तक मानव सभ्यता चलती रहेंगी ये विषय खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं सबके साथ है। अब मान लिया जाए, जैसे आजकल की आजकल की बात करता हूं, आप देखिए लोग लिव इन में रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनकर लिव इन में रहे, और दुर्भाग्य से अगर गर्भ धारण हो गया, एक लड़की के गर्भ में बच्चा पल गया, तो वो क्या करेंगे? जन्म तो नहीं देंगे, ऐसी बात है, वो सीधा परमाणु हमला करेंगे। एक हमला, दो हमला, तीन हमला, एक हमले के बाद बच्चा खत्म, अपराधी बन गया। आपने तो अपराध किया है, किसी का खून किया है पेट में ही। अब हर बच्चा तो विजेता नहीं बन सकता है कि 2-3 हमलों से बच जाए। एक हमले से बच जाएगा, आप दूसरा करवा देते हैं, आप तीसरा करवाते हैं, इसका मतलब आप हत्यारे हो। और अशोक इस कहानी में बाकायदा लेखक लिखते हैं, रघुवीर साह लिखते हैं कि अशोक को इसी बात का डर है कि मेरा बेटा मुझे हत्यारा कहेगा, मैं हत्यारा हूं, मैं उसकी हत्या करना चाह रहा था। और ये आजकल के तारीख में आम समस्या, लेखक कहते हैं ये बड़ी समस्या है जिसके प्रति लोगों का ध्यान नहीं गया है। एक दुनिया समानांतर के कहानीकार इतने जबरदस्त है, वो उन समस्याओं को उठाते हैं जो आजकल के मानव की आधारभूत समस्याएं होती है। आजकल जितना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, लोग लिव इन में रहते हैं, लोग शादियां नहीं करते हैं, साथ रहते हैं, उनके साथ एक कॉमन समस्या है, और भारत का बड़ा वर्ग इन समस्याओं से परेशान है, या कह लो इन समस्याओं से ग्रसित है। दूर की बात छोड़िए, आपके उत्तराखंड, आपके देहरादून में समस्या देखने को मिल जाएंगी, है ना। गांव देहात इलाके में समस्याएं, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ऐसी समस्या नहीं है सामने आ रही थी। ठीक है, गर्भ धारण हो गया, बच्चा पैदा हो गया, काम खत्म। और आज के समय में ये बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी समस्या आ रही है। रघुवीर साह कह रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है? एक तो मानसिक विकास रुक जाता है संतान का, दूसरा शारीरिक विकास रुक जाता है संतान का। अगर आप बहुत पहले के जमाने में जाएंगे, कद काठी देखो कितनी शानदार होती थी लोगों की, है ना, दिमाग भी थोड़ा शानदार होता था। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना भले ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस प्रकार के हमले बारंबार करके विकृत कर रहे हैं, व्यक्ति को विकृत कर रहे हैं, आने वाली संतान को। ये एक मैं कह सकता हूं आधुनिक समय की सबसे जीवंत समस्या है, जिस पर ध्यान पहली मर्तबा रघुवीर साह का गया। और साह साहब की और भी अगर आप पढ़ेंगे, जितनी इनकी कविताएं पढ़ेंगे, रामदास पढ़ेंगे इनकी कविता, मजा आ जाएगा पढ़कर के, आधुनिक समस्या क्या लिखे उसमें, है ना। तो इस माइंडसेट के लेखक है जो आधुनिक समस्या को उठाने का काम करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई प्रयोगवादी लेखक सोच क्या रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की बात अगर मैं आगे करूं, एक और कहानी की ओर आपको ले चलूं, हालांकि कहानी रघुवीर साह की नहीं है, आपने बाकायदा पढ़ा होगा, एक कहानी लिखी है, यही सच है ना, यही सच है। ये कहानी मन्नू भंडारी की है, हालांकि कहानी मन्नू भंडारी की है। अब आप सोचेंगे सर मन्नू भंडारी को क्यों बीच में पढ़ा रहे हैं? बेटा, मन्नू भंडारी को मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रयोगवादी कहानीकार सोचता क्या है ना, कि प्रयोगवादी जो कहानीकार है वो क्या सोचता है। रघुवीर साह का माइंडसेट कैसा था, मन्नू भंडारी का माइंडसेट कैसा था। मन्नू भंडारी के पति राजेंद्र यादव एक दुनिया समानांतर की संपादक है, और इसलिए मन्नू भंडारी भी एक दुनिया समानांतर की कहानीकार है। यानी जिस कहानी आंदोलन से रघुवीर साह जुड़े हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जुड़े हैं, अज्ञेय जी जुड़े हैं, उसी कहानी आंदोलन से मन्नू भंडारी जुड़ी है। एक नजदीक छोटा सा एक उदाहरण इनका बता दूं, फिर क्लियर हो जाएगा कि भाई जो प्रयोगवादी लोग हैं वो चाहते क्या है। मतलब अगर मैं बहुत बेसिक सी बात आपको कहूं, प्रयोगवाद के प्रेम और छायावाद के प्रेम में क्या अंतर है, क्या मुझे कोई एक शब्द में बता सकता है? आप में से प्रयोगवाद और छायावाद के प्रेम का अंतर क्या कोई बता सकता है एक शब्द में? आप में से कौन बता सकता है जी? कौन बता सकता है? अच्छा, नवीन और सुषमा आर्या अनमैरिड लोग हैं, आपने थंब भेजा। 2 ही लोग हैं क्या अनमैरिड? बाकी सब मैरिड है, बाकी सब हो चुके हैं रजिस्टर्ड। मैंने आपसे पूछा कि प्रयोगवाद और छायावाद के प्रेम में क्या अंतर है, आपने अभी तक सोचा? मैंने पढ़ाया शुरू में, प्रेम का वर्णन दोनों में है, डिफरेंस क्या होगा?
कोई बता सकता है आप में से? है कोई इतना बुद्धिजीवी जो प्रयोगवाद के प्रेम और छायावाद के प्रेम में अंतर बता सकता है? है कोई ऐसा एक अंतर? आपने प्रयोगवाद पढ़ा, छायावाद पढ़ा, दोनों के प्रेम में, सिर्फ प्रेम, बाकी नहीं मैं बात कर रहा हूं, दोनों के प्रेम में क्या अंतर हो सकता है? छायावाद कल्पना और प्रयोगवाद यथार्थवाद। मंजू बोरा लिख रही है, एक यथार्थवाद की ओर चलता है। अच्छा, प्रयोगवाद में यथार्थवाद है, रुचि कोटियाल ऐसा कह रही है। अच्छा, प्रयोगवाद में प्रेम को प्रत्यक्ष माना है और छायावाद में सिर्फ कल्पना मानी है। अच्छा ठीक है, और कोई महानुभाव जो जवाब देने का इच्छुक हो, जिसको लग रहा है कि हम बढ़िया से परिभाषित कर सकते हैं छायावादी प्रेम और प्रयोगवादी प्रेम को? देखो, इसीलिए आपको थीम समझना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी उस दहलीज पर नहीं पहुंचे, मतलब आप थीम को ठीक नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, आपके जवाब मिलते जुलते सिमिलर है, लेकिन पिन पॉइंटेड जवाब अगर परीक्षा में आएगा तो ऐसा नहीं आ सकता है जैसा आप लोग बता रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूं आपको एक शब्द में, छोटे शब्द में समझाने का प्रयास करूं, छायावादी प्रेम वो प्रेम है जो आमतौर पर हम 16 से 20 साल की उम्र में करते हैं, है ना? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप 16 से लेकर के 20 साल की आयु के होते हैं, जब आप इस उम्र के होते हैं, तो आपका प्रेम कैसा होता है। और प्रयोगवादी प्रेम हुआ है जो लगभग आप 30 साल के आसपास करते हैं। जब आप 30-32 साल की उम्र के होते हैं, तब अगर आपको प्रेम हुआ तो आपका प्रेम कैसा होगा? क्या समझ रहे हैं अंतर? 16 से 20 साल का प्रेम कैसा होगा? आपने किया होगा, आप में से कोई है ऐसा जो 16 से 20 साल में प्रेम में पड़ गया था? आप 16 से 20 साल के प्रेम का अंतर देखना और फिर आप 30 से 32 साल के प्रेम का अंतर देखना। अगर माना आपको 30, 32, 35 साल की उम्र में प्रेम होता है, आपका प्रेम कैसा होगा? आप खुद ही अंतर पैदा कर पाएंगे। सर, ये जो प्रेम है, ये प्रयोगवादी प्रेम है। ये जो प्रेम है, ये छायावादी प्रेम है। छायावाद का प्रेम तूफानी प्रेम है, एकदम तूफानी। मतलब जिस प्रेम में आप कहते हैं, प्रेमिका ने कहा कि चांद तारे तोड़ के ला, आपने कहा मैं जाता हूं, अभी चांद तारे तोड़ के ले आता हूं आपके लिए। मतलब आप सोचिए, कल्पना करिए, आप 20 साल की आयु के हो और आपकी प्रेमिका ने आपको रात को 2 बजे फोन कर दिया, जैसे आजकल चलता है GF VF में। उधर से प्रेमिका ने कहा कि बेबी मुझे समोसे खाने का मन हो रहा है। और प्रेमिका बिल्कुल, क्यों नहीं खाई समोसा? सर, वो रात को 2 बजे उठ के निकला समोसा ढूंढने। समोसे की दुकान बंद है, वो घर से हलवाई को उठा के ले आएगा कि भाई समोसा चाहिए गरमा गरम। अरे समोसा भी रात को 2 बजे कहां से मिलेगा? मैंने कहा कैसे नहीं मिलेगा, मेरी बीबी को खाना है, बनाओ समोसा। समोसा बना दिया और सुबह 3 बजे दरवाजे पे खड़ा हो गया, लो बेबी समोसा खाओ। ये छायावादी प्रेम है, मतलब तूफानी अवस्था वाला। मैं चांद तोड़ दूंगा, तारे तोड़ दूंगा, सूरज तोड़ दूंगा, मतलब छायावादी प्रेम। समझ रहे हैं आप? तुमको ज्यादा धूप लग रही है, मैं सूरज को निकल जाऊंगा। सूरज तेरी इतनी कैसी मजाल, तो मेरी प्रेमिका को धूप में तपा रहा है। ये छायावाद का प्रेम है, तूफानी प्रेम, जिसे टीनेजर प्रेम कहते हैं। जब आप परिपक्व अवस्था में नहीं होते हैं, जब आप मैच्योर नहीं होते हैं, उस समय का प्रेम। आप में से जो माताएं बन चुकी है, ध्यान देना, आप अपनी बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल 16 से 20 साल की आयु में रखना। ये ऐसी एज होती है बच्चे की, एक बार बच्चा हाथ से निकल गया, समझ लो वो शहीद होकर के मानेगा। इससे नीचे ठीक है, लेकिन 16 से 20 के बीच की स्टेज इतनी खतरनाक होती है, अगर आपका बच्चा हाथ से निकल गया तो वो बिना शहीद हुए वापस नहीं लौटेगा। तो देखा होगा आपने, माता पिता ज्यादा ध्यान रखते हैं, बार बार फोन करते हैं, जहां कहीं जाता, हाँ जी पहुंच गया वो, अच्छा ठीक, खाना खाया उसने, क्या कर रहा है बताओ जरा एक बार मेरे को, क्योंकि पता है ना ये अवस्था तूफानी है। अच्छा, अगर आपको 30-32 साल की आयु में प्रेम होगा, आपकी प्रेमिका ने कहा रात को 2 बजे समोसा खाना है, आप बोलोगे मर जा जाके, चुपचाप सो जा, समोसा खाना सुबह खा लियो 10 बजे, रात को कहां से लाऊं समोसा? क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हो ना। आपकी प्रेमिका ने कहा मुझे चांद तारे चाहिए, आपने कहा मैं अंतरिक्ष यात्री हूं, आसमान में जाऊंगा। पागल बात हो रही, पागल हो गई है क्या? चांद तारे, चुपचाप बैठी। इसे कहते हैं प्रयोगवादी प्रेम। मैं अंतरिक्ष यात्री थोड़े ना हूं भाई कि धूमकेतु बन के घूमूंगा, आसमान में जाऊंगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा ना भैया। हम तो है परिपक्व। प्रयोगवादी लोग क्या कहते हैं कि फूल से प्यार करो, झर जाए तो झर जाने दो।
प्रेम का रस लो, आत्म रस की रसना से मरे तो मर जाने दो। फूल से प्यार करो, झड़ गया तो झड़ना दे दो। आत्मा से प्यार करो, खूब जम करके मर जाए तो मर जाने दो, खत्म काम। और छायावादी लोग कहते हैं ना, फूल कैसे झड़ सकता है। मेरी प्रेमिका, अब कॉमन सेंस की बात है ना, 16 से 10 साल की आयु में माना किसी लड़के को प्रेम हुआ, लड़का चाहे कद्दू के जैसा भी, एकदम गोल मटोल सा कद्दू जैसा, फिर भी बड़ा खतरनाक प्रेम हो जाता है। लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा लड़का यही है, सबसे बुद्धिमान लड़का यही है। और प्रयोगवादी प्रेमी थोड़े समझदार टाइप के होते हैं। करना भाई, पहली बात तो मुझे प्रेम होगा नहीं, और मुझे होगा तो टिकाऊ प्रेम होगा, एकदम शादी वाला प्रेम। हम वो तूफानी प्रेम नहीं है कि मैं अंतरिक्ष यात्री बन के जाऊंगा, चांद तारे लेकर के आऊंगा, रात को समोसा खिला दूंगा, नहीं, समझदारी वाला प्रेम है ना। ठीक है, हाँ जी, फोन किया, बात हुई, खाना खा लिया, हाँ जी ठीक, पिताजी ठीक है, माताजी ठीक है, फूफा ठीक है, ताया ठीक है, ये प्रयोगवाद का प्रेम है। और छायावादी प्रेम, तुम कैसी हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे पिताजी माताजी दादा दादी मर जाए, कल सुबह मर जाए, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ये प्रेम है छायावादी। यानी मैं कह सकता हूं किशोरावस्था का प्रेम छायावाद का प्रेम है, और परिपक्व अवस्था का प्रेम प्रयोगवाद का प्रेम है। ये डिफरेंस दोनों में है। मतलब जब आप परिपक्व हो जाते हैं तब जो आपका प्रेम है उसे कहते हैं प्रयोगवादी प्रेम, और जब आप परिपक्व नहीं होते हैं, आप टीनेजर्स होते हैं, वो जो प्रेम है वो छायावादी प्रेम है। मन्नू भंडारी क्या लिखती हैं, ये जो मैंने कहानी लिखी है यही सच है सर। पहली और एकमात्र ऐसी कहानी है जिसमें पहली बार खुल करके महिलाओं की पोल खोली है मन्नू भंडारी जी ने। पुरुषों पर तो बहुत कहानियां लिखी है सबने, क्या पुरुष कुत्ते होते हैं, पुरुष स्वभाव से बहुत कठोर होते हैं, पुरुष बहुत मतलबी होते हैं, स्त्रियों का इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं बीच बीच में। ये कहानियां बहुत आपने पढ़ी होंगी, नाना प्रकार की कहानी। लेकिन यही सच है, एकमात्र ऐसी कहानी है एक दुनिया समानांतर की आधुनिक महिला पर लिखी हुई। मन्नू भंडारी कहती है कि पुरुष बेचारे बेकार बदनाम है, चालाक तो महिलाएं भी बहुत होती है। खुद मन्नू भंडारी लिख रही है और कह रही है कि आज का युग ये है, जो पहले का युग था वो अलग था, होंगे पुरुष चालाक, आज का युग ऐसा है। मन्नू भंडारी लिखती है। अगर 2 शब्दों में कहानी का सारांश समझा पाऊं और आप माइंडसेट समझ पाओ कि प्रयोगवादी लोग क्या चाहते हैं, उनका प्रेम कैसा होता है, आइए देखते हैं। और मजे की बात क्या है, इस कहानी में दोनों प्रेम दिखेंगे आपको, प्रयोगवादी प्रेम भी और छायावादी प्रेम, मिश्रण है ये छायावाद और प्रयोगवाद का। आपको मिश्रण दिखेगा, कैसे दिखेगा समझिएगा। सर आपने अगर एक फिल्म देखी होगी आपने रजनीगंधा, तो रजनीगंधा एक फिल्म बनी है बॉलीवुड की और इसी कहानी पर केंद्रित है वो फिल्म। इसी कहानी के आधार पर फिल्म का फिल्मांकन किया गया है। इसमें क्या दिखा रखा है, ये कहानी शुरू होती है पटना शहर से, पटना बिहार का शहर पड़ता है, वहां से शुरू होती है। तो भाई पटना शहर में एक हमारे पास में निशित नाम का लड़का होता है, निशित नाम का लड़का होता है, और एक हमारे पास में दीपा नाम की लड़की होती है जो कहानी के नायिका है। दीपा और निशित दोनों एक ही कॉलेज के पढ़ते हैं, टीनेजर्स है, यानी छायावाद वाला प्रेम है। 16-17 साल 18-20 साल के दोनों लड़का लड़की है, और इनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ बहुत जबरदस्त होता है। निशित बहुत अच्छा नहीं है देखने में, फिर भी दीपा को पता नहीं क्यों प्रेम हो गया। पहला प्रेम जिसको कहते हैं, पहले वाला प्यार, ये प्यार में अंधी हो गई है, निशित भी अंधा हो गया। खतरनाक वाला प्रेम दोनों का। और कहते हैं दुनिया एक तरफ हो जाए हम नहीं कभी जुदा होंगे, दुनिया में आग लग जाए मैं तुम्हें बचा के ले आऊंगा, तुम मांग के तो देखो मैं चांद को तोड़ के आऊंगा, रात को जाऊंगा सुबह के लिए लेके आऊंगा नीचे। ऐसा वाला प्रेम है, छायावादी प्रेम है, परिपक्व नहीं है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए दीपा के फैमिली वालों को पता लग गया कि दीपा को चक्कर में पड़ी है निशित के। तो अब जब ये आगे की पढ़ाई करेंगे तो दीपा को भेज दिया गया कानपुर। दीपा आती है कानपुर आगे की पढ़ाई करने के लिए, और निशित के घर वालों ने निशित को भेज दिया है कलकत्ता। ये चला गया कलकत्ता, दोनों हो गए अलग। जब दोनों अलग हो गए, प्रेम तो अभी भी है, लेकिन अब तो एज बढ़ रही है ना। निशित भी 20 को पार करके 25-26 पहुंच चुका है, दीपा भी 25-26 पहुंच चुकी है। अब आ गई परिपक्वता, मैच्योरिटी आ गई है। इन्हें पता लग गया है, कभी कभी हंसी भी आती है अपने ऊपर। अगर आप अपने बचपन में जाओ ना, आपको हंसी आती होगी अपने ऊपर कि मैं कैसा था पहले यार, किससे प्रेम किया था बताओ, वो जमाना क्या था। और उस समय मैं कहता था बस तुम ही हो जो हो, या मैं कहती थी बस तुम्हारे बिना तो बस जीना संभव नहीं है। तो दीपा को लग गया हम कितने मूर्ख लोग थे, कहा वो झापू से प्यार किया था बताओ। जब कानपुर आई, कानपुर एक महानगर दिखा रखा है, बड़ा महानगर, बहुत बड़ा शहर है। जब कानपुर डिग्री कॉलेज में पहली बार गई, वहां देखा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं सर, मर्सिडीज में आते हैं,
और मस्त कपड़े पहन के लड़के उतरते हैं, बड़े हैंडसम लड़के। और इधर पटना में लोग साइकिल से आते थे, निशित तो फुटी हुई साइकिल से आता था और निशित बड़ा प्रेमी था उस समय। अब दीपा को लगा यार ये क्या प्रेम था, वो भूल थी उसकी, गलती थी उसके जीवन की, उसको प्रेम नहीं कहते। दीपा पूरी तरह भूल चुके निशित को, बेकार की बात है। देखो प्रयोगवाद और छायावाद में एक डिफरेंस समझना। एक और बताऊं, अगर माना आप छायावादी प्रेम को पढ़ते हैं, सपोज कर लो पति पत्नी छायावादी है, दोनों टीनेजर्स है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो, दोनों अगर साथ निकल रहे हैं, सामने से खूबसूरत लड़की आई, अगर माना छायावादी प्रेमी ने उस लड़की को देखना चाहा तो छायावादी नायिका उसकी आंखें निकाल देगी, क्यों देख रहे, कौन है ये? और प्रयोगवादी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है पति पत्नी साथ जा रहे हैं, खूबसूरत लड़की आई, प्रयोगवादी पत्नी खुद कहेगी भाई देखना जरा क्या खूबसूरत लड़की है, सिर्फ देखना, उसके साथ में चले जाना, देखने में क्या जा रहा, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्रयोगवादी प्रेमी भी कहेगा अपनी प्रेमिका को जब कोई आएगा सामने से, क्या गजब का लड़का है भाई, मुझसे तो अच्छा ही है, देख ले, जम के देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं प्रयोगवादी प्रेम। तो दीपा जब कानपुर जाएगी तो दीपा को कानपुर में संजय नाम का एक लड़का मिलता है, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अमीर घराने का, अंग्रेजी में शोध कर रहा है, जबरदस्त लड़का है। और दीपा संजय के निकट आ जाती है और दीपा को लगता है कि निशित कोई प्रेमी था, वो तो गधा था एक नंबर का, मेरे बचपन की भूल थी, प्रेमी हो तो संजय के जैसा हो, प्यार इनसे किया जाता है, ये हस्बैंड मटेरियल है, इससे शादी की जा सकती है, पैसा भी है, रुपया भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, अमीर भी है, ये ठीक है। निशित उसके जीवन में खत्म, भूल चुका है बेचारा। निशित अभी भी सोचता है कि आएगी मेरी प्रेमिका, तो दीपा है, शादी की है। निशित की लगी नौकरी, कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व विभाग में सेटल हो गया, ऑफिसर बन गया, नौकरी लग गई। लेकिन बहुत साल बीत गए कि दीपा से बात नहीं हुई है। अब संजय और दीपा प्रेमी प्रेमिका बन गए हैं। अब जब दोनों क्लोज इतने आ गए तो दीपा ने संजय को सारी बातें सच बता दी कि मेरा पास्ट ये था। ऐसा होता ही है, जब आप किसी नए आदमी के साथ जुड़ेंगे तो पहले तो बात करते हैं आपका पास्ट क्या था। तो दीपा ने पत्ते खोल दिए कि कक्षा 11-12 में एक लड़का मुझे मिला था, झापू सा, पता नहीं मुझे हंसी आती है, उससे प्रेम क्यों किया था, लेकिन प्रेम हो गया था, निशित नाम था उसका, पता नहीं कहां मर गया है। प्रेमी तो तुम हो, तुम जैसा चाहिए प्रेमी। तो संजय ने भी कहा ठीक है, मेरे साथ भी थी, एक साथ जुड़ी, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, खत्म। ये प्रयोगवाद है सर, पुरानी बातों को भूलो ना यार, ठीक है, जहां पर आप खड़े उसको जियो। संजय दीपा दोनों के प्रेम में रम गए जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन प्रेम चल रहा है, बढ़िया से प्रेम चल रहा है। और संजय को पता लगा कि दीपा को रजनीगंधा के फूल बड़े अच्छे लगते हैं, हर दिन शाम को एक रजनीगंधा का फूल लेकर के आता है और दीपा के घर में फूलदान में लगा देता है। दीपा कहती कितना केयरिंग लड़का है, वो एक झापू था और मुझे भयंकर वो क्या नाम है, एक फूल तक नहीं देता था, तुम कितने केयरिंग लड़के हो। दीपा पूरी तरह समर्पित होगी संजय के प्रति, कहा अब तो तुम ही हो, शादी होगी तुमसे होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन परिपक्वता आ गई है, वो जानती है सारी कहानियां, उसे पता वो गलती थी जीवन की। दुर्भाग्य से उसे इसी इम्तिहान देने बंगाल जाना है। जब उसने अपना कॉल लेटर देखा, मालूम पड़ा सेंटर कलकत्ता है। जिस दिन उसने अपना कॉल लेटर देखा, उसके दिमाग में एक द्वंद आ गया कि वहां जाऊंगी कहीं निश्चित तो नहीं मिल जाएगा। एक मन कहता है मिल जाए तो मिल जाए, क्या दिक्कत है, और एक मन कह रहा है मिलना चाहिए, देख तो लू कैसा होगा। पुराना प्रेम है ना, मतलब आपके दो मन एक साथ काम करते हैं। मिल गया तो क्या होगा और नहीं मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मिलना भी चाहिए और नहीं भी मिलना चाहिए। तो दीपा ने संजय से कहा मेरे साथ तुम कलकत्ता चलोगे क्या। संजय ने कहा मेरा खुद उस दिन इंटरव्यू है कानपुर में, मैं कैसे आ सकता हूं। और संजय ने मजाक मजाक में कह दिया वहां पर तुम्हारा पुराना प्रेमी है तो निश्चित उसे संपर्क कर दो। दीपा कह रही है तुम भी ना हर बात में मजाक करते रहते हो। निश्चित कौन निश्चित, वो गोलू मोलू सा, मैं तो उसको कब का भूल चुकी हूं, वो प्रेमी थोड़े ना है, गधा था गधा, वो तो मेरे बचपन की भूल थी। तो संजय ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, चिंता मत करना, मैंने क्या व्यवस्था कर दी। संजय की एक दोस्त है ईरा, जिसकी शादी हुई है बंगाल में। तो संजय ने ईरा को पत्र लिखा कि मेरी एक प्रेमिका दीपा कलकत्ता आ रही है, तुम उसको रिसीव करने आ जाना रेलवे स्टेशन पर और अपने घर रख लेना। ईरा ने कहा ठीक है। और मजे की बात, ईरा का जो पति है वो निशित के डिपार्टमेंट में नौकरी करता है। तो ईरा और निशित की भी दोस्ती है, और निशित ने बार बार ईरा को बता रखा है कि उसकी प्रेमिका है दीपा नाम की, कानपुर में है। तो ईरा ये भी जानती है कि दीपा निशित से भी प्रेम करती थी पहले,
और ये भी जानती है कि वह संजय की प्रेमिका भी है। तो ईरा ने निशित को भी सारी कहानी बता दी है कि भाई तुम्हारी प्रेमिका आने वाली है मेरे घर पे, मुझे फोन आया था संजय का, आ जाना देख लेना जी भर के। अब निशित को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भूल चुका है, ठीक है आ रही होगी आ रही होगी। तो जिस दिन दीपा का आना हुआ, ईरा स्टेशन लेने गई और दीपा के दिमाग में वही चल रहा है, निशित मिलना चाहिए, फिर कहती है नहीं मिलना चाहिए, अच्छा है कि ना मिले, बेकार है। जैसे ही घर में गई, ईरा के घर में दीपा, देखा आगे भाई साहब बैठे हुए सामने, एकदम उसके पांव तले जमीन खिसक गई। जो तब बहुत दुर्बल कमजोर हुआ करता था, लंबे बाल वाला हुआ करता था, आज वो ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। उसका मन तुरंत मचल गया। वो उसी क्षण सोच रही है कि उसके जीवन में संजय तो गलती से आया है। प्यार तो पहले वाला होता है ना, जो कहते हैं जो पहला प्यार है वो सच्चा प्यार है। मेरा सच्चा प्यार तो निशित है। इतना जल्दी बदल गई नायिका। और वो सोच रही है कि निशित मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं कह रहा है, एक बार कह दे मैं तो उसको गोद में भर लूं, मैं तो उसका आलिंगन कर लूं, उसका चुम्बन कर लूं। वो इतनी उतावली हो गई है। लेकिन निशित बहुत गहरा आदमी बन चुका, प्रयोगवादी बन चुका। कहा ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले दिन इम्तिहान की घड़ी है। निशित टैक्सी में दीपा को छोड़ने इम्तिहान सेंटर जा रहा है। टैक्सी में बड़े दूर दूर बैठे। दीपा के मन में कौतूहल है कि मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहा है, मुझसे क्यों नहीं चिपक रहा है, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा है, ये तो मेरा प्रेमी है। निशित ने कहा भाई हम प्रयोगवादी हो गए हैं, आपको मेरे साथ नहीं रहना था, जाओ, क्या दिक्कत है, दुनिया में कमी थोड़े ना है, तुम ना सही तो कोई और सही, कोई और मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्तिहान हुआ। इम्तिहान होने के बाद एक दिन दीपा रुकी, दोनों घूमे, लेकिन बातचीत नहीं हुई। निशित अलग प्रकार का प्रेमी बन चुका है। जब पता चला ईरा के माध्यम से दीपा को कि ऑफिसर है, अब तो इसका प्रेम और खतरनाक हो गया। अब तो कहती है संजय गधा है, गधा अपने मन में कहती है, प्रेमी तो निश्चित है, विवाह तो इससे करूंगी, ये तो हस्बैंड मटेरियल है। जिस दिन दीपा को वापस आना होता है, दीपा मन ही मन में मन्नतें मांग रही है कि काश मुझे छोड़ने स्टेशन तक आता निशित, मैं उसको स्टेशन में बोल दूंगी सारी बातें। और निशित भी चला गया छोड़ने। जब छोड़ने चला गया, जब वो ट्रेन में बैठी तो दीपा ने हाथ ऐसे किया, निशित ने उसके हाथ की ओर हाथ रखा, हाथ पकड़ा कस के ऐसे। और हाथ पकड़ने का मतलब तो दिल में कुछ चल रहा है। हाथ पकड़ा, दीपा को लगा हाय राम ये तो मेरा पति ही है, यही है प्रेमी। लेकिन कुछ नहीं निशित ने बोला। निकल गई ट्रेन, कानपुर पहुंच गई। कानपुर पहुंचते ही दीपा, अच्छा हुआ, लेखिका ने कितना बढ़िया लिख रखा है, संजय घर में नहीं था। दीपा ने एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में सारी बातें उतार दी अपनी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मेरे पति बनो, मैं तुमसे विवाह करूंगी, कहां थे इतने सालों से, क्या है क्या नहीं, सब लिख दिया। चिट्ठी पोस्ट कर दी, कैलकाटा आई। चिट्ठी रिसीव की निशित ने, पढ़ा और मुस्कुराया। क्योंकि वो प्रयोगवादी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जानता हूं तुम संजय से प्रेम करती हो, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। और बाकायदा निशित ने लिखा कि तुम्हारी नौकरी लगवा दी है मैंने, मेरे डिपार्टमेंट में तुम्हें ज्वाइनिंग मिल गई है, आपका मैंने साथ दिया है। और फिर लिखा कि शेष बाकी, क्या तुम सकुशल पहुंच गई, शेष बाद में। डाकिया गया, चिट्ठी पहुंची कानपुर। दीपा ने चिट्ठी पढ़ी। जब चिट्ठी पढ़ी तो ऐसी होगी, मुरझा गई, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों मुझसे प्यार नहीं करता है। लेखिका लिखती है कि ये जो मनस्थिति नायिका की हुई है ना, दरअसल ऐसा तब होता है, हमारे पास कह रहे हैं, लेखिका कह रही है कि स्त्रियां कहीं ना कहीं कुछ क्षणों पर अवसरवादी बन जाती है। अवसरवादी बनने का मतलब ये हुआ उसके पास विकल्प है। पहला विकल्प वो था, उससे ज्यादा सफल संजय लगा तो संजय की तरफ डाइवर्ट हो गई। जब उसे लगा कि संजय से ज्यादा सफल निशित बन चुका है तो निशित की तरफ डाइवर्ट हो गई। और आधुनिक समाज की महिलाएं ऐसा करते हुए नजर आती है मन्नू भंडारी की नजरों में। ये आजकल की बात है, पुराने जमाने की बात नहीं। देखो पुराने जमाना क्या था, जहां पर कमिटमेंट हो गया हो गया। अब वो अच्छा हो, बुरा हो, गधा हो, बंदर हो, शेर हो, कुछ भी हो, उसी के साथ जिंदगी बितानी है। लेकिन आजकल क्या है, सर आपको अवसर मिलना चाहिए, तुरंत निकल जाते हैं यूं चुटकी में। दीपा देखिए, संजय उसकी नजर में गौण हो चुका है, अब निशित की तरफ वापस आ रही है। जब निशित को छोड़ा संजय, और अंतोगत्वा कहानी में क्या लिखा, ना संजय की हो सकी ना निशित की हो सकी। मन्नू भंडारी कहती है आजकल के महिलाओं की ये बीमारी है, ये समस्या है, ये प्रयोगवाद है। ये प्रयोगवाद, इसे कहते हैं प्रयोगवाद, जो वास्तविकता को दिखाता है।
और मतलब महिलाओं की पोल पूरी तरह खोलना मंडू भंडारी से कोई सीखे। क्या पोल खोली है जबरदस्त, है ना। मतलब महिलाएं, दीपा खुद चाह रही है कि उसके पास जाएं या इसके पास जाएं। और इस मिजाज का जो भी प्रयोगवादी कहानीकार आप पढ़ेंगे वो इसी मिजाज का होगा, वो इसी प्रकार की कहानियां आपको लिखते हुए नजर आएगा। प्रयोगवादियों की विशेषता ये है, खुल करके सामने आते हैं, वो बिल्कुल कोई तथ्य छुपाते नहीं है। बुरा लगे 100 बार बुरा लगे, अच्छा लगे 100 बार अच्छा लगे, लेकिन हमारा धर्म है वास्तविकता को दिखाना, जो आजकल के युग की वास्तविकता है उसको दिखाने के लिए प्रणीत हुए हैं ये कहानीकार। रघुवीर साहब भी ऐसे ही है, मनु भंडारी के और भी पढ़ेंगे आप, 1 इंच मुस्कान पढ़ेंगे, उपन्यास महाभोज पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपका, बंटी पढ़ेगी मजा आ जाएगा, या दयाल सक्सेना जी की पढ़ेंगे आप, या रघुवीर साहे की अभी कहानी और आएंगी। तो उनमें कहने का मतलब इनका विचार समझ रहे हैं, माइंडसेट क्या है इनका, माइंडसेट आधुनिक मानव की जेन्युइन समस्या को दिखाना, जो मूल प्रॉब्लम्स है उनको इंगित करना। सर हम आदर्शवादी नहीं है कि मैं आदर्शवाद का पर्दा डाल करके चलूंगा और तथ्य को छिपाऊंगा, नहीं, मैं कोरा आदर्शवाद नहीं ढोता हूं, मैं तो वास्तविकता पर काम करता हूं। ये असलियत है, ये हकीकत है कि आज की तारीख में ऐसा चल रहा है। कितने लोग सहमत है मनु भंडारी की बात से? आधे अधूरे, थोड़ा अलग थीम का है। कितने लोग सहमत है? और कहानी का नाम देखो, यही सच है इसलिए नाम ऐसा पड़ा कहानी का। देखो बहुत सहमत है इससे, देखो बहुत लोग सहमत है बहुत लोग सहमत है इस कहानी से। तो कृपया करके जिनका विवाह नहीं हुआ है वो ऐसा ना करे, और जिनका विवाह हुआ है वो प्रयोगवादी बने। क्या दिक्कत आ रही है ना। छायावादी मत बने कि जाओ चांद तारे लेकर के आओ, नहीं, अंतरिक्ष यात्री मत बनाए बार बार पति को। जिंदगी जियो इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी शादियां नहीं हुई है वो ध्यान रहे, प्रयोगवादी बनने का प्रयास करें, छायावादी मत बने, नहीं तो दीपा की तरह काम हो जाएगा आपका, है ना। प्रयोगवादी बनो मस्त होकर के, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ रजनीगंधा देख लिया आपने। सीमा कह रही है आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, प्रयोगवादी बनिए, है ना। देखने से क्या जा रहा, देखिएगा खूबसूरती को, क्या समस्या है, उनको भी देखने दे। कोई मिले खूबसूरत सी कन्या, कहो उनको देखो, इसे कहते हैं खूबसूरती, जी भर के देखो, आराम से देखो, बस उसके साथ मत चले जाना, देख लो, देखने से क्या जा रहा है, इसे प्रयोगवादी प्रेम कहते हैं, समझे। किरण कह रही हम प्रयोगवादी है, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, यथार्थ में प्रयोगवादी है। पद्मा कह रही बच्चों की जिम्मेदारी है, ठीक है, बच्चे अपनी जगह है, लेकिन विचारधारा होती है। फंस गए सर, सीमा कंडारी लिख रही है, नहीं नहीं, इसको फंसना नहीं कहते, ठीक है, जो मिला वो बेहतर है। आज का प्रश्न इसी तरह का है, छायावाद में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, हम तो प्रयोगवादी, मंजू बोरा लिख रही है, बहुत बढ़िया, आप सब प्रयोगवादी है। अब मैं तो प्रयोगवादी हूँ गुरुजी, ममता नोटियाल भी कह रही है, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। सब प्रयोगवादी बनो, छायावादी मत बनिएगा। छायावादी थे आप तब जब आपकी आयु इस अवस्था की थी, आप लोग भी छायावादी रहे होंगे, मैं भी छायावादी था, आज मैं प्रयोगवादी हो गया हूं, है ना। बिल्कुल प्रयोगवादी होना चाहिए सभी को, इसी प्रकार से रहो, जिंदगी में बहुत खुश हो गए आप लोग, बहुत खुश, ठीक है। आदर्श रावत जी, मैंने भी कहा प्रेम की उम्र थोड़ी ना होती है, उम्र तो नहीं होती है, लेकिन प्रेम करने का सलीका बदल जाता है। छायावाद में आप अलग प्रकार का प्रेमी बनते हैं, लट्टू होना जिसको कहते हैं, और जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप ऐसा प्रेम कभी नहीं करते हैं जो जिसे हम अंधा वाला प्रेम कहते हैं। फिर मैच्योरिटी के साथ चीजें आ जाती हैं, आप समझ रहे हैं। मतलब छायावाद का प्रेम कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक होता है। आपकी बातें कहीं लीक ना हो जाए, इतना सीक्रेट अपने आप को रखते हैं आप। और प्रयोगवाद में मैच्योर हो गए, पता लग जाए, पता लग जाने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, आप दोनों को किसी ने पकड़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हम प्रयोगवादी मैच्योर हो चुके हैं खुल करके, है ना। हम छायावादी बने ही नहीं, ऐसा किरण सेमवाल कह रही है, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल, ममता नोटियाल कह रही है आप तो दोनों हो गुरुजी, छायावादी प्रयोगवादी। नहीं, अब मैं भी प्रयोगवाद में आ चुका हूँ, ढल चुका हूँ इस उम्र से, है ना, 30 के पार मैं भी हो गया हूँ, तो जाहिर सी बात है प्रयोगवादी आ गया हूँ, है ना। 32-33 साल आयु हो गई है, तो अब तो प्रयोगवादी हुए ना, अब कहाँ से छायावादी बन जाएंगे। प्रेम में सही गलत दिखने लगा गुरुजी, प्रेम में सही गलत दिखने
लगता है, बिल्कुल दिखने लगता है प्रयोगवाद में। तो चलिए, बहुत है इतना आज के लिए, समय हो चला है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और बाकी आपसे शाम को मुखातिब होते हैं काव्य शास्त्र के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एंजॉय करिएगा, प्रयोगवादी बनिएगा, खुश रहिएगा जिंदगी में, जीवन साथी को भी प्रसन्न रखिएगा, और जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनके जीवन में जो भी आजकल है आपके जीवन में जिसमें संभावनाएं आप देख रहे हैं कि मेरा भविष्य इसी के साथ है, उसको खुश रखिएगा, उसको नाराज मत रखिएगा, और प्रयोगवादी बनिएगा, बस यही कहूंगा लास्ट में। बाकी धन्यवाद, खत्म, थैंक यू। अंजू पवन करिए, हम छायावादी भी है, प्रयोगवादी है। अच्छा, आप छायावादी भी थे पहले जमाने में, है ना, अपनी आयु में, अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।